बताइए कि आप में से, चूंकि हमने ये भी इसमें कोशिश की है कि सिर्फ नेता नहीं बोले, तो एक एक नेता दोनों की तरफ से आप नॉमिनेट कीजिए। कौन बोलना चाहता है? इधर से कौन नेता? अच्छा, तुम्हारी नजर। आइए आइए, मंच पर आइए। आप दोनों बैठ जाइए, इनकी बारी है, थोड़ा मोर्चा संभालेंगे। इधर से कौन बोल रहा है? तुम्हारे लिए कोई ताली नहीं बजा रहा यार, मैं बजा देती हूँ। तुम लोग मायूस तो नहीं हो रहे हो? हाँ, आओ जल्दी आओ यार, जल्दी आओ। चलो, हाँ, अपना 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 नाम बताइए, क्या करते हैं। मंच पर आइए, जबरदस्त। अपनी अपनी टोपी संभालिए, टोपी लगाइए सिर पे और एकदम नेता का अवतार धारण करके और बोलिए। फिर हम भी तय करेंगे कि आप दोनों में कितना दम था। तीनों जजेस बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। मेरा नाम ध्रुव प्रमोद शुक्ला है। मैं अपनी बात शुरू करूंगा रामायण की चौपाई से। हनुमान ते ही परसा करपुन कीन प्रणाम और राम काज कीने बिनु मोहि का विश्राम। बीजेपी के जीतने की वजह यही है क्योंकि ये लोग कर रहे हैं राम काम। हम राम काज, हम राम राज लाना चाहते हैं, जहाँ पे महिला सशक्तिकरण, जहाँ पे सबकी आर्थिक स्थिति बराबर हो। और आपको पता है कि ये विपक्ष क्यों हार रहा है? वो अपनी नासमझी से हार रहा है। ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नेतृत्व है। और इनका गठबंधन तो आजकल की सिचुएशनशिप की तरीके से है कि जब तुम्हारी बात हुई तो तुमने मान लिया कि हाँ हम सही करेंगे, और जहां बात आई कैबिनेट में हमें अच्छा पद नहीं मिल रहा तो हमने कहा हम नहीं कर रहे गठबंधन, हमें पद ही नहीं दे रहे तो हम क्या करें गठबंधन। आज बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे भी जीतती चली जा रही है। और बात करें अगर आने वाले चुनावों की, बिहार और बंगाल, ये पुराना समीकरण जो बिठा रहे ना जाति वाला, अब जाति का कार्ड नहीं चलेगा, अब चलेगा खाली काम और चलेगा खाली राम। राम ऐसे नहीं कि खाली नाम बोल के चलेगा। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपकी बारी है, आपका समय शुरू होता है अब। मैं यहाँ पे, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है और इस हाउस के मैं विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मुझे टोपी दे दी गई, जैसा कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोलता हूँ क्योंकि बीजेपी सबको टोपी देती है। जैसे हमारे नेता ने शुरू किया था कि राम के नाम से होते हैं, तो हम लोग बिल्कुल उसी आराध्य को मानते हुए ये शुरू करना चाहते हैं और सर को टैकल करना चाहते हैं। सर ने जैसे कहा कि हम लोग 75 वर्षों में कभी स्टैंड को नहीं बदला और उन्होंने शुरुआत ही की जम्मू कश्मीर से। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि सर आपने जम्मू कश्मीर में इससे भी शुरुआत की थी कि आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाया था और फिर ये कहा था कि हम लोग स्टैंड नहीं बदलते हैं। दूसरी चीज, जब हम ये आना चाहते हैं बिहार की राजनीति में, तो मैं खुद बिहार से आता हूं और बिहार की राजनीति में मैं जेडीयू और उसके गठबंधन की एक उबासी को देख रहा हूं कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हमें या तो बीजेपी के साथ छोड़ना होगा या हमें ऐसे चुनाव लड़ना होगा जहां पे ये दिखा सकूं कि मैं फिर से सत्ता में आ चुका हूं। एक तरफ आप ये देखिए, दूसरी तरफ आप ये देखिए जिस तरह से इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी के बैकग्राउंड में लाल किले का ये दिखाया तस्वीर, उससे ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए भी बीजेपी में एक लड़ाई हो रही है और वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब बीजेपी कौन होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मैं नीली गमछी के साथ यही कहना चाह रहा हूं कि एक बार फिर नीली गमछी वाले ये दिखाएंगे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये एक रिक्रूटमेंट ग्राउंड हो जाएगा नए प्रवक्ताओं के लिए और यहाँ बैठे हुए हैं चुनने वाले भी। पर जो सवाल था उसको सुधांशु जी बहुत प्रखर वक्ता हैं, ओजस्वी भाषण देते हैं, पर उन्होंने उसको टैकल नहीं किया और जो वो बहुत अच्छा बोलते हैं वो बोलकर निकल गए। उन्होंने प्रयास किया टैकल करने का, पर कैसे नामुमकिन है बीजेपी को हराना राज्यों में, उस पर ज्यादा ध्यान उन्होंने भी नहीं दिया। जय हिंद जनाब। अंजना जी, मैं समझता हूं कि सुधांशु जी ने और युवा शक्ति ने जो प्रदर्शन किया है, मैं आश्वस्त हूं, भारत का भविष्य उज्जवल है। युवा बहुत प्रतिभाशाली है और निसंदेह जो सक्सेशन प्लानिंग की बात होती है, आपके कंधों पर भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है और प्रगति करेगा। ये सबसे कठिन परीक्षा का दौर है नेताओं के लिए, क्योंकि जब जनता में चेतनाएं जागृत होना शुरू होती हैं तो नेताओं के लिए बहुत राह बदलना और इधर से उधर जाना जरा मुश्किल होता है। और रही बात, अभी तो ये चर्चा शुरू हुई है कि बीजेपी की राह में कितनी आसानियां हैं या दुश्वारियां हैं, ये आगे देखते हैं। चलिए अब दोनों ही तरफ से अगले वक्ता की बारी है। पहले वक्ता ने बोल दिया है, अभी तक किसी ने अपना गमछा उतार कर दूसरा गमछा अपनाया नहीं है। तो फर्स्ट राउंड के बाद जो सेकेंड राउंड है उसमें हम बुलाना चाहेंगे अभय दुबे जी। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता।
और चूंकि संघ पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की है और कहा है सिर्फ अंग्रेजों से नहीं संघ से भी हमारी लड़ाई थी, तो अब निजेश अवस्थी मोर्चा संभालेंगे इस तरफ से, जिसके बाद हम जेडीयू आरजेडी की एक बहस देखेंगे। अब निजेश अवस्थी जी आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, वो क्या कहते हैं दिलचस्प होगा। तो इस बार शुरू करते हैं अभय दुबे जी आपसे। आप बोल रहे हैं मोशन के विपक्ष में, कह रहे हैं बीजेपी को हराना मुमकिन है, कैसे? मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं कि इन युवाओं की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को कम से कम हृदय से इतना मैं समर्पित करा दूंगा कि वो भी हमारी विचारधारा से आश्वस्त होकर कुर्सी बदल लेंगे। हाँ, कुछ जीत खड़ी की है उन्होंने, मगर हिंदुस्तान की हार की बुनियाद पर हराकर किसान और सैनिकों की जिंदगियों को, हराकर युवाओं के रोजगार के अवसरों को कुछ जीत खड़ी की है उन्होंने। हराकर इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को, अपने दल की जीत और इस देश की हर मोर्चे पर हार तय की है। सुधांशु त्रिवेदी जी, कुछ राज्य आप जरूर जीते हैं, मगर इस देश ने क्या हारा है ये भी सीखने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार में विश्वास रखती है। जो हम एक अलायंस हैं, हम लोगों की प्रतिबद्धता है कि इस देश का बहुलतावाद नहीं हारना चाहिए। सत्ता कोई भी जीते, मगर इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की उम्मीदें नहीं हारनी चाहिए। उन उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगे हैं। ये नीला गमछा प्रतिबिंबित करता है बाबा साहब अंबेडकर की उस विचारधारा को, जिन्होंने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी उसको पाप बताते हैं, मगर यही एक वो रास्ता है जब संसाधनों का समान वितरण न्यायपूर्वक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी 5,35,000 करोड़ रुपए के आपके धन्ना सेठ दोस्त हिंदुस्तान छोड़कर बैंक के फ्रॉस्टर्स भाग गए। 5,38,000 करोड़ रुपए का एनसीएलटी का स्कैम हुआ, 10-10 हजार करोड़ की कंपनी को 200 करोड़ रुपए में सेटल किया प्रधानमंत्री जी। 8,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम था। मैं जानना चाहता हूं समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को क्या दिया आपने? वो किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है आपकी सत्ता की सरपरस्ती में, और आपका धन्ना सेठ दोस्त 1,600 करोड़ रुपए रोज कमाता है। तो वीर प्रजातंत्र की मूल भावनाओं को चरितार्थ कैसे किया? एक उदाहरण देकर जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये बताकर जाए कि वो नोटबंदी जिसका श्रेय प्रधानमंत्री लेते थे उसका क्या हुआ? वो गब्बर सिंह टेस्ट जिसने एमएसएमई को हिंदुस्तान समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। पावर हाउस स्टेटमेंट आपकी तरफ से।